नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर पूरे देश में धर्मांतरण, महिलाओं की सुरक्षा और पहचान छुपा करके रिश्ते बनाना, जिसे हम लव जिहाद भी कहते हैं, उन जैसे गंभीर मुद्दों पर बहस तेज कर दी। मामला किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU से जुड़ा हुआ है, जहां पढ़ाई के दौरान हुई एक दोस्ती प्यार में बदली और फिर आरोपों के मुताबिक उस प्यार की आड़ में धोखा, शोषण, मानसिक प्रताड़ना, जबरन गर्भपात, धर्मांतरण का दबाव और फिर ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप सामने आए। और अब इस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि लखनऊ की सेशन कोर्ट ने मुख्य आरोपी रमीज उर्फ रमीजुद्दीन नायक की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। आरोपी की भूमिका प्रथम दृष्टया स्पष्ट दिखाई देती है और ऐसे में उसे राहत देना न्याय हित में बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी साफ शब्दों में कहे तो अदालत ने माना है कि मामला मामूली नहीं है और जांच को प्रभावित होने से बचाने के लिए आरोपी को जेल में रहना जरूरी है। दरअसल ये पूरा मामला लखनऊ स्थित KGMU से जुड़ा हुआ है, जो देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में से एक है। आरोपों के मुताबिक यहीं पढ़ाई के दौरान पीड़िता की मुलाकात रमीज से हुई थी। शुरुआत में दोस्ती होती है, फिर बातचीत बढ़ी, मुलाकातें होने लगी और धीरे धीरे रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने शादी का वादा किया, भरोसा दिलाया, भविष्य के सपने दिखाए और इसी भरोसे का फायदा उठाकर कई बार शारीरिक संबंध तक बनाए गए। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। आरोप है कि जब पीड़िता गर्भवती हुई तब आरोपी का व्यवहार पूरी तरीके से बदल गया था। शादी करने की बजाय उसने गर्भपात का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता के मुताबिक उसे दवाइयां दी गई, अबॉर्शन की, मानसिक रूप से प्रताड़ित तक किया गया और मजबूर किया गया कि वो गर्भ गिरा दे। अब जरा सोचिए, जिस लड़की ने भरोसा करके अपना भविष्य किसी के साथ जोड़ने की कोशिश की, उसी को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने का जो आरोप सामने आ रहा है और जो बातें कही जा रही है, पीड़िता का सीधा आरोप यहीं पर समाप्त नहीं है, यहीं तक सीमित नहीं है। उसने ये भी कहा कि आरोपी लगातार उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा है। जी हाँ, यानी मामला सिर्फ व्यक्तिगत संबंध तक भी नहीं, बल्कि धार्मिक पहचान और मानसिक दबाव से भी जुड़ गया है। और सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि आरोपी ने कथित तौर पर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी है, ताकि पीड़िता डर जाए, चुप रहे और उसकी हर बात को मानती रहे। यानी आरोपों के मुताबिक ये पूरा मामला सिर्फ धोखे का नहीं, बल्कि मानसिक कैद जैसा बन चुका है। पीड़िता ने ये दावा तक किया है कि लगातार तनाव, धमकियों और प्रताड़ना से परेशान होकर उसने आत्महत्या की भी कोशिश की थी। अब सोचिए, एक मेडिकल छात्रा जिसने जिंदगी बचाने का सपना देखा होगा, वो खुद अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर हो जाए, तो मानसिक दबाव कितना ज्यादा रहा होगा। और यही वजह है कि जब यह मामला कोर्ट पहुंचा तो अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है और वो इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी भी है, और अगर उसे जमानत दी जाती है तो वो जांच को प्रभावित करेगा, गवाहों को प्रभावित कर सकता है या पीड़िता पर दबाव भी बना सकता है। दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है, लेकिन अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। सेशन कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि मामले की प्रकृति बेहद गंभीर है, उपलब्ध साक्ष्य आरोपी की भूमिका को दर्शाते हैं, इसलिए जमानत देना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि बाकी सह आरोपियों को भले ही जमानत मिल चुकी हो, लेकिन मुख्य आरोपी की भूमिका अलग और ज्यादा गंभीर दिखाई देती है, इसलिए उसे राहत नहीं दी जा सकती। यानी अदालत ने साफ संदेश दिया है कि गंभीर मामलों में सिर्फ तकनीकी दलीलों के आधार पर राहत नहीं मिलेगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसे मामले में कार्रवाई पहले की तुलना में ज्यादा सख्ती से क्यों दिखाई दे रही है? तो इसका जवाब काफी हद तक उत्तर प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था में छिपा हुआ है। योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि महिलाओं की सुरक्षा और जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया, जिसके तहत अगर किसी महिला पर दबाव डालकर धोखे से या पहचान छुपाकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जाती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।
सरकार का तर्क रहा है कि कई मामलों में महिलाओं को भावनात्मक रूप से फंसाकर उनका शोषण किया जाता है और बाद में उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया जाता है। इसलिए ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब ऐसे मामलों को सिर्फ 2 लोगों का निजी विवाद मानकर नजरअंदाज नहीं करती, बल्कि अगर महिला गंभीर आरोप लगाती है तो जांच की पहलुओं से तैयारियां की जाती। इस मामले में भी पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की, जांच की, आरोपी को गिरफ्तार किया और अब कोर्ट ने भी उसकी जमानत को खारिज कर दिया है। यानी पुलिस कार्रवाई से लेकर अदालत के फैसले तक हर स्तर पर मामले की गंभीरता दिखाई दे रही है। लेकिन यहां एक और बहस भी जरूरी है, क्योंकि हर बार जब ऐसा मामला सामने आता है तब देश 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक पक्ष कहता है कि ये महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध है जिनमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा पक्ष कहता है कि हर अंतर धार्मिक रिश्ते को शक की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला की सहमति, महिला की सुरक्षा और महिला के साथ हुआ कथित दुर्व्यवहार, अगर किसी लड़की को शादी का झांसा देकर संबंध बनाया गया, अगर उस पर दबाव डाला गया और अगर उसे धमकाया गया, अगर उसकी निजी तस्वीरों से उसे ब्लैकमेल किया गया, अगर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर करके उसे परेशान किया गया, तो फिर मामला सिर्फ रिलेशनशिप तक का नहीं रह जाता, वो गंभीर आपराधिक मामला बन जाता है। और अदालत ने फिलहाल प्रथम दृष्टया इसी गंभीरता को माना है। अब जरा उस मानसिक स्थिति को समझिए जिसमें पीड़िता रही हो। एक तरफ पढ़ाई का दबाव, मेडिकल करियर का तनाव, दूसरी तरफ निजी रिश्ते में धोखा, गर्भपात का आरोप, धर्म परिवर्तन पर दबाव और ऊपर से ब्लैकमेलिंग। ऐसे मामलों में कई बार पीड़िताएं खुलकर के सामने भी नहीं आ पाती, क्योंकि उन्हें समाज का डर होता है, परिवार का डर होता है, बदनामी का भी डर होता है। लेकिन जब कोई लड़की शिकायत दर्ज कराती है, अदालत तक जाती है और कानून की लड़ाई लड़ती है, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और शायद यही वजह है कि अदालत ने मामले को गंभीरता से लिया है। योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर अक्सर राजनीतिक बहस होती रही, विपक्ष बार बार कई आरोप लगाता है, लेकिन एक सच ये भी है कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों में पुलिस कार्रवाई पहले की तुलना में ज्यादा तेज दिखाई दी है। सरकार लगातार एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्पलाइन, फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कानूनों की बात करती है। और जब धर्मांतरण या पहचान छुपाकर संबंध बनाने के आरोप सामने आते हैं, तब सरकार खुलकर सख्त कार्रवाई के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार के समर्थक इस फैसले को कानून व्यवस्था की जीत बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार सख्त ना होती तो शायद ऐसे मामलों में पीड़िताओं को न्याय मिलना और ज्यादा मुश्किल हो जाता। हालांकि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, अदालत में मुकदमा चलेगा, दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे, सबूत भी पेश किए जाएंगे और अंतिम फैसला अदालत ही सुनाएगी। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा संदेश निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि गंभीर आरोपों वाले मामलों में अदालतें भी अब बेहद सतर्क हैं, खासकर तब जब आरोप मानसिक शोषण, धमकी, जबरन गर्भपात और धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दों से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर लखनऊ का ये मामला सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं, बल्कि समाज, कानून, महिलाओं की सुरक्षा और धार्मिक दबाव जैसे कई बड़े सवालों को सामने लाता है। एक तरफ एक लड़की के गंभीर आरोप, दूसरी तरफ अदालत की सख्त टिप्पणी और तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की वो नीति जिसमें ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई का दावा किया जाता है। अब आगे जांच क्या मोड़ लेती है, अदालत में क्या क्या खुलासे होते हैं और अंतिम फैसला क्या होता है, इस पर पूरे देश की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि लखनऊ से आया ये फैसला उन लोगों के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है जो रिश्तों की आड़ में धोखा, दबाव और डर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। सीधे भाषा में कहूं तो लव जिहाद के नाम पर छोटी छोटी हिंदू बहन बेटियों को फंसा करके उनकी जिंदगी को बर्बाद करने की बात करते हैं। अब ये उन लोगों के ऊपर भी तमाचा है जो लोग लगातार ये कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कोई चीज ही नहीं होती, उसे एक कॉन्स्पिरेसी बता करके टाल दिया करते हैं। हालांकि अब जिस प्रकार से कोर्ट इन केसेस पर रवैया दिखा रही है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार और कोर्ट दोनों मिलकर के ऐसे मामलों को बेहद सीरियस लेकर के इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, वो अपने आप में एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर के, आपकी क्या राय है? आप किस प्रकार से देखते हैं कि कैसे इस रमीज नाम के व्यक्ति ने एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद की, या फिर ये सब कुछ एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हो रहा है?
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।